Okay, namaskaram and good afternoon. So let's start with the contingent assets and liabilities quick revision and then few question answers over it. And then we can start the today's topic. So what we have discussed in this contingent asset, contingent liability, in this particular chapter is AS 29. All these things are related to AS 29. There is a AS which talks about how when to create provision, when to create a liability, when to disclose it as a contingent liability. तो हमने तीन देखा. एक तो मैंने वो बार बनाया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है ना. या आउटफ्लो का बार है. आउटफ्लो मतलब आपको कितना क्या कॉन्फिडेंस है. आपको 1% कॉन्फिडेंस है कि मेरा आउटफ्लो होने वाला है, तो रिमोट पॉसिबिलिटी. इसको ना कंटिंजेंट बोलो, ना लाइबिलिटी बोलो, ना इसकी प्रोविजन क्रिएट करो. आपको यहाँ पे है 100% के आसपास आप हो. 100%, 90%, 80%. 100% है तो भैया लाइबिलिटी हो गई, वो तो है ही, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. मोर देन 50% है, मोर देन 50%, प्रोबेबल देन नॉट. हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? प्रोबेबल देन नॉट. मतलब क्या? पॉसिबल देन नॉट. प्रोबेबल एंड पॉसिबल, ये दोनों ऑलमोस्ट आपके लिए समझो इंग्लिश में सेम शब्द है. जैसे मैं हमेशा वो अभी विनायक सर आपको जब प्रोबेबिलिटी थ्योरीज पढ़ाएंगे मैथ्स में तो बोलेंगे कि आई टॉस द कॉइन, ठीक है ना. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो उसका एक दूसरा शब्द भी क्या आता है? व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हेड एंड व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ टेल. तो 50-50%. तो मैं बता रहा हूं प्रोबेबल देन नॉट का मतलब होता है पॉसिबल देन नॉट, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू नहीं होने के चांसेस, ठीक है ना. तो आप आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस हो गई है तो केस हारने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नहीं हारना. मतलब समझ में आ रहा है आपको? पैसे आपके जाने के चांसेस ज्यादा है. आपने क्रेडिट सेल्स किया है तो बैड डेट होने के चांसेस ज्यादा है रादर देन नहीं होने के. अगर आपने वारंटी ली है लोगों की, आप प्रेस्टीज कुकर हो, आप बोलते हो हमारे कुकर को अगर 3 साल में कुछ भी हो गया आप लेकर आओ. ये जो आपको पता है ना एलईडी बल्ब रहते हैं उसके ऊपर डेट लिखी जाती है. एलईडी नॉर्मल बल्ब के ऊपर नहीं, एलईडी बल्ब के ऊपर डेट लिखी जाती है. ये आज परचेस किया गया, यहां से यहां तक इसकी वैलिडिटी है. अगर कुछ भी हो जाता है तो वारंटी में रहेगा, आपको नया या तो नया मिलेगा या तो रिपेयर करके मिलेगा, जो भी है. लेकिन वारंटी के क्लेम आने के बाद कंपनी को खर्चा होना प्रोबेबल है देन नॉट. प्रोबेबल है देन नॉट. इसका समझ मतलब इंग्लिश समझ में आ रहा है आपको? प्रोबेबल देन नॉट का मतलब होता है पॉसिबल देन नॉट, मतलब होने के चांसेस ज्यादा है. जब आपको पता है कि ये होने वाला है तो इसकी क्या कर दो, यहाँ पे आप प्रोविजन क्रिएट करो. प्रोविजन तो आगे, प्रोविजन के आगे तो क्या होती है एक्चुअली? लाइबिलिटी. एकदम पक्का ही, आपको नंबर भी पता है, सब पता है, अमाउंट भी पता है. जैसे मैंने अपना क्रेडिट कार्ड का बिल या इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन का बिल बताया, 18 तारीख को बिल आके आपके हाथ में पड़ा हुआ. इज इट प्रोबेबल लाइबिलिटी नाउ? इट इज अ लाइबिलिटी, ठीक है ना. इट्स नॉट अ प्रोबेबल लाइबिलिटी. आपके एम्प्लॉयज ने मार्च महीने में काम किया है और आपको सबकी सैलरी पता है. मार्च में पैसे नहीं देने, पैसे अप्रैल में देने. लेकिन इज इट अ प्रोबेबल लाइबिलिटी? इट मे हैपन, मे नॉट हैपन. एम्प्लॉय मे कम फॉर सैलरी में, अरे देनी ही पड़ेगी. एम्प्लॉय मर भी गया तो उसके घर वालों को देनी पड़ेगी. मतलब और क्या बताऊं आपको. तो ये तो लाइबिलिटी है ना. इसको तो आपको 31 मार्च पे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी करके बुक करना पड़ेगा. फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि 18 मार्च से लेके 31 मार्च पे भी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई रहेगी, इंटरनेट यूज हुआ रहेगा, बिल जनरेट हुआ रहेगा. बिल जनरेट नहीं हुआ रहेगा लेकिन कंज्यूम हुआ रहेगा, तो उसकी हमको अमाउंट नहीं पता. जिसके हमको अमाउंट नहीं पता होती उसका एस्टिमेशन होता है. क्या होता है? और एस्टिमेशन के बेसिस पे हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं. क्या क्रिएट करते हैं? क्योंकि होने के चांसेस इसके ज्यादा है देन नहीं होने की. मैंने क्या बोला समझा? हाँ. तो ये हो गया यहाँ पे बातें. आपने किसी की गारंटी ली है, बैंक में किसी ने लोन लिया है, बैंक में किसी ने क्या लिया है और तुमने नहीं लिया. लो तुमने लोन लिया तो तुम्हारी लाइबिलिटी हो गई. लोन किसी और ने लिया है, अगर वो नालायक ने डिफॉल्ट किया तो बैंक आपसे उसके पैसे वसूल करेगी, रिकवर करेगी. ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये कौन सी लाइबिलिटी? क्या ये लाइबिलिटी है अभी? क्या इसकी प्रोविजन होना जरूरी है? नहीं. लेकिन आपको नहीं लगता शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी की गारंटी ली हुई है? तो उसको हम बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी. कंटिंजेंट लाइबिलिटी मतलब जिसके चांसेस कम है लेकिन हो सकता है, क्योंकि पास्ट इवेंट हो चुका है. कौन सा पास्ट इवेंट हो चुका है? गारंटी लेने का इवेंट हो चुका है. आपने गारंटी ले ली है, आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है. कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं?
क्यूमुलेटिव। जब आप डिविडेंड इशू करोगे, पता नहीं कब करोगे, करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन जब भी करोगे तो इनको पहले देना पड़ेगा। तो पास्ट इवेंट हो चुका है, आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल इशू कर दिए है। अब जब भी डिविडेंड दोगे उनको 2 साल 3 साल जितने साल का आपने नहीं दिया उतने साल का देना पड़ेगा आपको। इस लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है? आपके अगेंस्ट केस हुआ है, आपको पता है कि आप जीतने ही वाले हो लेकिन हार भी सकते हो, चांसेस कम है, 20% चांसेस है, 5% चांसेस है, रिमोट नहीं है। सर 100% हम ही जीतेंगे, सर 99.99% हम ही जीतेंगे, अब ये रिमोट पॉसिबिलिटी है। लेकिन एटलीस्ट आपको डर लग रहा है, सर 90% तो लग रहा है जीते जाएंगे, 10% का थोड़ा डाउट है, थोड़ा तो पेनल्टी आ ही सकता है हमारे ऊपर। पूरा भले जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट जो केस किया है पूरा उनका भी सच नहीं, लेकिन पूरा मेरा भी सच नहीं। मेरा सच तो मुझे पता है, उनका सच तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सच तो मुझे पता है। मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है लेकिन चांसेस बहुत कम है सर। हमारे फेवर में बहुत सारे जजमेंट है और हमारा जो काउंसिल है, हमारे जो एडवोकेट है वो भी बड़े अनुभवी है। उन्होंने भी बोला है कि आप टेंशन मत लीजिए, उन्होंने रिटर्न में मुझको दिया है कि अपने जीतने के चांसेस ज्यादा है। तो हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट डिस्क्लोज करके शेयर होल्डर को बता दो। तो इस पीरियड में यहाँ पे जो बनता है, यहाँ पे मतलब एकदम मेरा जरा सर्कल थोड़ा बड़ा हो गया, यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पे समझ में आ रहा आपको मैं क्या बता रहा हूँ? यहाँ पे इस पीरियड में ये तो एकदम रिमोट पॉसिबिलिटी में आता है, इसमें पॉसिबिलिटी है तो इसको क्या बोला जाता है? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। अब आपको लॉ क्या मैंने पढ़ा के रखा हुआ है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी को क्या करना होता है? डिस्क्लोज करना होता है। प्रोविजन को क्या करना होता है? प्रोवाइड करना होता है। प्रोवाइड मतलब एस्टिमेटेड बेसिस पे आपको क्या करना होता है? प्रोविजन बनानी पड़ती है। ये लाइबिलिटी में जाता है ना आपका, ना यहाँ पे ये प्रोवाइड होता है, ये प्रोविजन में जाता है आपके, इसका नाम ही प्रोविजन है, प्रोविजन का नाम ही प्रोविजन है, आपके बैलेंस शीट में चला जाता है ये, ठीक है, लेकिन एस्टिमेटेड बेसिस पे। और ये जो लाइबिलिटी है ये पक्का लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी करके जाती है, ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये रियल है। प्रोविजन भी प्रोवाइड होता है और लाइबिलिटी भी प्रोवाइड होती है, लेकिन लाइबिलिटी जो प्रोवाइड होती है ना वो रियल नंबर पे होती है, 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं होने वाला उसका। और जो प्रोविजन होता है वो एस्टिमेटेड होता है, रफली इतना होगा, रफली हमारा 2% का बैड डेट होता है, रफली हमारा 1% का वारंटी क्लेम आता है। 1% से ज्यादा भी हो सकता है, 1% से कम भी हो सकता है, लेकिन एक रफ एस्टिमेट है, मैनेजमेंट का अनुभव है, इतने साल का बिजनेसमैन है वो, ठीक है ना, तो उसको लगता है कि हाँ बाबा इतना इतना तो आता है हमेशा, हर साल इतना तो बैड डेट हमको झेलना ही पड़ता है, एक आध डेटर तो हमारा लॉस हो ही जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये मैंने अपने भाषा में आपको पढ़ा है कि आपको याद क्या रखना है, अल्टीमेटली आपको क्या लेके जाना है चैप्टर में से। मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में का फर्क पता होना चाहिए। बाकी इंग्लिश में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है, लेकिन मुझे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं किसी कंपनी का ऑडिट करने बैठता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि किस चीज का कंटीजेंसी है जिसके हमको नोट्स टू अकाउंट्स में बात करनी है, किस चीज की प्रोविजन की जरूरत है जिसका हमको प्रोविजन करना होता है, और किस चीजों की एक्चुअल में लाइबिलिटी बनना जरूरी है जो हमें प्रॉपरली डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट में। ये समझ में आ रहा है आपको? ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है पता है? छोटे, अभी देखो कोई छोटा मोटा ट्रेडर है, व्यापारी है, उसमें कोई प्रोविजन, आपके घर वाले भी रहेंगे, बिजनेस क्लास रहेंगे, तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट कंटिजेंट लाइबिलिटी, प्रोविजन एंड ऑल, वहां तक वो नहीं जा रहे, ठीक है ना। लेकिन आप आगे जाके बड़े बड़े कंपनीज के ऑडिट करोगे, लिस्टेड कंपनीज के ऑडिट करोगे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऑडिट करोगे, वहां पे ये डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारी फर्म भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑडिटर है, तो जब हम ऑडिटर है तो या बैंक तो करती होगी ये सब, क्योंकि बैंक ने लोन दिया है लोगों को, बैंक को पता है कि कितने लोग तो लोन डुबाने वाले हैं, तो उसका प्रोविजनिंग होना चाहिए, तो वहां पे प्रोविजनिंग के नॉर्म से ज्यादा सिखाए जाते हैं। बैंक ने गारंटी लेके रखी होती है, उसको बैंक गारंटी बोलते हैं, बीजी बोलते हैं हम लोग, कि हमारे कस्टमर ने अगर डिफॉल्ट किया तो बैंक जिम्मेदार है इसका पैसा रिटर्न करने के लिए। तो बैंक के लिए वो क्या हो जाती है? कंटिजेंट लाइबिलिटी हो जाती है। तो बैंक ऑडिट अगर आप करने जाते हो एज अ आर्टिकल भी, एज अ सीए नहीं बता रहा हूँ, एज अ आर्टिकल, तो आपको ये सारे टर्म्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहां पे देखने मिलता है। बैंक ऑडिट करो या लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करो, दोनों में से कोई भी आप ऑडिट करते हो तो आपको ये सब देख, क्योंकि बड़ी एंटिटीज में ये सब होता है। आप बोलो कि हमने इतना बचपन से लेके इतना अकाउंटिंग किया, बैलेंस शीट बनाए, हमको कभी किसी ने नहीं बताया। 11th-12th में तुमने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का अकाउंटिंग किया, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग किया, nobody talked about contingencies and provisions and all. Why? Because it is a small accounting, मतलब इनिशियल अकाउंटिंग के लेवल पे हो आप। I'm talking about listed entities। जब मैं डिस्क्लोजर की बात करता हूँ, मैं स्टैंडर्ड्स की बात करता हूँ, मैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ, तो इतना तो तुम्हारे माइंड को बता दो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉल एंटिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी बिग एंटिटी।
और बिग एंटिटी में ये सब कुछ प्रैक्टिकल है। ओके, और मेरे पे भरोसा नहीं तो आपको मैंने क्या करने बोला है, लेक्चर 1 में मैंने क्या बोला आपको, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, वहां पे आपको ये सब कुछ मिलेगा लिस्टेड कंपनी में, प्रोविजन कैसे किया गया है, एस्टिमेशन कैसे दिए गए, कंटिंजेंसीज को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, यू विल फाइंड एवरीथिंग, सब कुछ है वहां पे, प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल कुछ भी नहीं है। तो देख लेते हैं अभी। कंटिंजेंट एसेट की बात मैंने नहीं की अभी रिवीजन में, आपको पता है कंटिंजेंट एसेट मतलब जो एसेट मिल भी सकता है आपको या नहीं भी मिल सकता। लॉटरी का एग्जांपल आपके लिए एकदम इजी वाला एग्जांपल है, आपने लॉटरी का टिकट लेके रखा हुआ है, लॉटरी जीत भी सकते हो नहीं भी जीत सकते हो, जितने वाले हो करके बैलेंस शीट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो आगे चलूं। A contingent asset may be defined as a possible asset that arises from the past event and whose existence will be confirmed only after occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of enterprise। इसके बारे में हमको क्या याद रखना है, ये ना ही डिस्क्लोज करना है नोट्स टू अकाउंट्स में, ना ही इसको रिकॉग्नाइज करना है बैलेंस शीट में। मैंने क्या बोला समझा, वर्ड्स मैंने क्या बताई यूज किए, ना ही इसको क्या करोगे आप डिस्क्लोज करोगे, ना ही इसको क्या करोगे, तो ये नहीं करना है करके इसका डेफिनेशन पढ़ाया गया, बाकी इसका कोई काम ही नहीं है, मतलब कुछ नहीं कर रहा है। बताओ ना कि कुछ नहीं करना कितना आसान है, मैं बता रहा हूं ये मत करो, कितना आसान है। आज पढ़ाई मत करो, वेरी इजी ना, आज पढ़ाई करो, हाँ ये थोड़ा जरा मेहनत वाला काम लग रहा है। तो ये कंटिंजेंट एसेट ऐसा है कि इसको सिखाया जाता है आपको और बताया जाता है इसका कुछ नहीं करना है। कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में आपको बताया जाता है कि इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, रिकॉग्नाइज नहीं करना है, लेकिन इसको डिस्क्लोज करना है। हेलो, लायबिलिटी को क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है रियल नंबर पे, और प्रोविजन को भी क्या करना होता है, रिकॉग्नाइज करना होता है लेकिन एस्टिमेटेड नंबर पे। ये तीनों में फर्क समझ में आ रहा है आपको। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी इज द पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ये अनसर्टेन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, होगा इसकी गारंटी हो गई तो, और नंबर भी पता है तो लायबिलिटी, और होगा इसकी गारंटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा है, 50 प्रोबेबल देन नॉट, चांसेस ज्यादा है, तब प्रोविजन होगा ही होगा, पता है आपको, लेकिन अमाउंट नहीं पता, नहीं अमाउंट नहीं पता तो प्रोविजन। तो लायबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आपको कंडीशन क्या होना चाहिए, होगा वो पक्का है और उसकी लायबिलिटी उसका अमाउंट पता होना चाहिए, तो लायबिलिटी होने के चांसेस ज्यादा है तो प्रोविजन, होने के चांसेस और होगा ही होगा वो पता है, 100% पता है, लेकिन एग्जैक्टली कितना अमाउंट आएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मुझे बोल दिया है कि साहब आप हार गए हो, आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, कितनी लगेगी वो हम एस्टिमेट करके बताते, तो मैं इसको प्रोविजन करके क्रिएट करेगा। ये कंटिंजेंट नहीं है अभी मेरे लिए, डिपार्टमेंट मेरे पे पेनाल्टी लगा भी सकता है, नहीं लगने वाला है, पक्का लगने वाला है, आपने कांड ही ऐसा किया, ठीक है। चलो, अ लायबिलिटी द प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं है, ये बिल आ गया आपके हाथ में, ये आपके एम्प्लॉय ने काम कर लिया है, अपनी क्रेडिट पे माल परचेस किया है, तू किसी का क्रेडिटर है, समझ में आ रहा है क्या, ये लायबिलिटी है तेरे लिए, ये प्रेजेंट है और फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं है अभी, अकरेंस नॉन अकरेंस ऐसा कुछ नहीं, अकर्ड हो गया है वो, भरना है अभी आपको, ठीक है। A liability is the present financial obligation of an enterprise which arises from the past event, whereas contingent liability is the possible obligation arising from past event। प्रेजेंट और पॉसिबल दो ही उसमें फर्क है। प्रोविजन इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ अनसर्टन अमाउंट, ये समझ में आ रहा है अभी इंग्लिश आपको, ऑब्लिगेशन तो है लेकिन अमाउंट अनसर्टन है। डिपार्टमेंट में आपकी केस हो गई, आप हार गए, okay? डिपार्टमेंट ने खाली बोला एस्टिमेट, आपको कैलकुलेशन बाद में भेजते हैं, जरा 10-15 दिन लगेगा उसमें, which can be measured reliably by using the substantial degree of estimation, whereas contingent liability is a possible obligation that may or may not crystallize depending upon occurrence or non-occurrence of the one or more future uncertainty। चलो इतना रिवीजन हो गया, इतनी बातें बहुत हो गई, सच और झूठ का सामना करते हैं। A contingent liability need not to be disclosed in the financial statement, false। अब मैंडेटरी है, किसने बोला, किधर बोला मैंडेटरी है, एएस 29 ने बोला, मैं आगे की भी आपको बात बताता हूँ, किसने बोला वो भी तो पता होना चाहिए ना कि मैंडेटरी है, किधर तो किसी ना किसी तो ग्रंथ में लिखा होना चाहिए कि बाबा ये करना जरूरी है, तो लिखा है, कहाँ लिखा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा है, तो ये एस 29 में हम जाके पढ़ेंगे, अभी नहीं, अब जब सीए इंटर पे आओगे तो
पढ़ेंगे, अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन अभी से बताना चालू कर रहा हूँ कि देखो AS29 में क्या पढ़ना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आपको जब कोई AS29 पढ़ाने के लिए विनायक सर वगैरह आएंगे तो आपको ये नहीं उनको पूछना है अच्छा सर वो कंटिंजेंट का मतलब बताइए ना, क्योंकि कंटिंजेंट का मतलब तो फाउंडेशन से पढ़ के आया। अब वो विनायक सर बता रहे कि डिस्क्लोज कैसे करने का, AS29 में क्या लिखा गया है। तो मैं खाली आपको फ्यूचर के लिए रेडी कर रहा हूँ, मेरा खाली काम क्या पता है, एक फाउंडेशन रखना ताकि आगे की बिल्डिंग बने, या सॉइल प्रिपेयर करना उसके ऊपर सीड लगे। मेरा ज्यादा काम नहीं है आपके साथ, मेरा काम है आपको बड़े जर्नी के लिए खाली रेडी करना है बस। मैं खाली वो इंसान हूं, मैं खाली वो कोच हूं जो आपसे वर्कआउट करने से पहले का जो वार्म अप किया जाता है, बॉडी वार्म की जाती है ना, डायरेक्टली आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, पहले थोड़ा आपको नहीं, आपने देखा होगा क्रिकेट खेलने के लिए जब आते हैं लोग पहले ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ कुछ करते हैं, ठीक है ना, वो मैं करा के ले रहा हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा वार्म अप, थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज में करके ले रहा हूँ। मेन एक्टिविटी तो आपको पूरा सब्जेक्ट जब आप पढ़ोगे तब चल। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो रियल है, वो अमृत है अकाउंट्स का, ठीक है ना, वो पीना है आपको। लेकिन वो डायरेक्टली पीना चालू करोगे तो जहर के जैसा टेस्ट होगा। दारू देखो शुरू में पीते तो इंसान एकदम, कभी पिए तो दारू पहले पहले अगर पियोगे ना तो तुमको पता ऐसा लगेगा कि क्या पागल है, पूरी दुनिया पागल है इस चीज के पीछे। हाँ ऐसा क्या है इसमें, मेरे को तो उल्टी हो गया। हाँ लेकिन वो पहली बार वैसे लगता है, दूसरी बार वैसे लगता है, तीसरी बार वैसे लगता है, चौथी बार वैसे लगता होगा, पांचवी बार भी शायद लगता होगा, लेकिन सिक्स्थ टाइम पे पता चलता है अच्छा इसमें ये है। अब लोग कितना भी रोके आपको वो नहीं करने से, आप करोगे और फिर वही जो जहर था वो अमृत में बदल जाता है, ठीक है ना। और फिर आप एग्जाम्पल भी देते हो, भगवान भी तो मदिरा पिया करते थे, वो यही है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कुछ वैसा ही है, शुरू शुरू में थोड़ी कड़वी लगती है, थोड़ी कड़वी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज, थोड़ी स्ट्रॉन्ग में आती है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज में आती है, तो अचानक से नहीं जाती अपने माइंड में, थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, थोड़ा उसमें डाइल्यूट करके, थोड़ा पानी मिला के, थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा लेना चालू करो, एक बार वो आ जाएगा, एक बार आदत हो जाएगी, देन यू विल फाइंड कि यही रियल अकाउंट है। थ्योरी में ही अकाउंट्स है, प्रैक्टिकल तो हम पागल के जैसे कर रहे थे, बैलेंस शीट आप ऐसे ही बना रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं है आपको पता, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, तो थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैंडेटरी है तो आपको ये सोचना है कि कहाँ लिखा है कि मैंडेटरी, तो AS29 में लिखा है कि अकाउंट्स में कंटीजेंट लाइबिलिटी को भी डिस्क्लोज किया जाता है। सर इसके पीछे लॉजिक बताओ क्यों किया जाता है, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे शब्द आपको बोलने आने चाहिए। आपको ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए ना अपने शेयर होल्डर के साथ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी की अनकंप्लीट देनी है, कंप्लीट देनी। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दोगे तो कैसे चलेगा, लड़की के हार्ट में होल है नहीं बताया, बाद में शादी करके लेकर गए उसको, बाद में बता रही है सरप्राइज। तो वैसे ही बैलेंस शीट में होल है कहीं पे, बैलेंस शीट में मतलब कंपनी के ऊपर केस हुआ है, कंपनी हार सकती है वो केस, ठीक है ना। और ये तो मैं GST इनकम टैक्स के केस तो आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल केसेस है, सादे केसेस है। ये केसेस ज्यादा सीरियस नहीं होते, मतलब होते सीरियस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा। लेकिन तुमने टेरर फाइनेंस कराया अपनी कंपनी में, टेरर फाइनेंस समझता है, तुमने 2% 3% एक्स्ट्रा कमाने के लिए टेरर टेरर एक्टिविटी हो रही थी, कहीं टेररिज्म हो रहा था, तुम्हारे अकाउंट से वो पैसे ब्लैक के व्हाइट हुए, आपको नहीं पता था, आपको तो किसी ने बोला रही सर वो तो थोड़ा ब्लैक का व्हाइट करना है खाली, क्योंकि आप CA साहब हो, आपको पता है वो कैसे जादू किया जाता है, और आपको बोला कुछ नहीं व्यापारी का पैसा है, बाद में पता चला वो टेररिस्ट निकला, और वो पैसा होके यूज करके कहीं पे तो USA में, कहीं कनाडा में बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह कराए गए, और वो लोग ने लिंक ओपन करते करते आप तक आया होगा। अब आपके ऊपर नॉर्मल केस नहीं हुआ है, आपका गोइंग कंसर्न खत्म हो गया, आपकी एंटिटी अभी चलने नहीं वाली, एंटिटी छोड़ तू भी चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं, क्योंकि अभी तुझको 2 लोग मार सकते हैं, तो पुलिस वाले लोग वो मार सकते हो तो अच्छे लोग हैं, और जिनके अगेंस्ट अभी तो एविडेंस है, गवाह है, वो टेररिस्ट लोग, उनसे ज्यादा खतरा है। पता चला तुझे मारने के लिए पूरा पुलिस स्टेशन उड़ा दिया वो लोग, पॉसिबल है। तो तेरा खुद का गोइंग कंसर्न अभी खतरे में, तो कंपनी की क्या बात कर रहा है डिस्क्लोज करने की, नहीं करनी, तो देयर आर सीरियस क्राइम्स ऑल्सो, तो आप छुपा के नहीं रह सकते। ईडी का प्रोसीडिंग चालू हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही टफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है हमारे देश की, बड़े बड़े स्कैम का इन्फोर्समेंट वही करती है, बड़े बड़े स्कैम का इन्वेस्टिगेशन वही करती है, और ईडी का आपके अगेंस्ट काम चालू हो चुका है। डोंट यू थिंक शेयर होल्डर्स डिजर्व टू नो दिस, दे शुड नो दिस।
लेकिन क्या उसके आउटकम होंगे आपको भी नहीं पता, कि पॉलिटिकल एजेंडा है, आपको खाली टॉर्चर करने के लिए किया जा रहा है। आपने खाली कांग्रेस को सपोर्ट किया पब्लिकली, और बीजेपी के हाथ में आज थोड़ी पावर है तो उन्होंने आपके पीछे ईडी लगवा दी। पॉसिबल है, पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर इन्वेस्टिगेशन चालू है तो शेयर होल्डर ओनली डिजर्व टू नो। हम उतनी बात करें कि डिस्क्लोज करो, बताओ उनको कि ऐसा कुछ प्रोसीडिंग चालू है। रिमोट पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है, लेकिन चालू हुआ है। ठीक है। सेकेंड, प्रोविजन फेल्स टू मेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है कि आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास होने के बाद वो आइटम बैलेंस शीट में होता है। मैंने क्या बोला समझा? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया है जो पास होने के बाद वो आइटम बैलेंस शीट में आ जाता है। फिर वो असेट साइड पे भी हो सकता है और वो लाइबिलिटी साइड पे भी हो सकता है। ठीक है ना। असेट साइड का आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया AS10 और AS26 में पढ़ाया जाएगा। AS10 में टेंजिबल असेट्स होते हैं, जिसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और AS26 में इंटेंजिबल असेट्स होते हैं, जिनका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया उनके AS में ही लिखा गया है कि अगर ये कंडीशंस आप सेटिस्फाई करोगे तो आपको टेंजिबल एसेट बोला जाएगा और आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर आप ये कंडीशन कंप्लाई करोगे तो आपको इंटेंजिबल एसेट बोला जाएगा और फिर भी आपकी बैलेंस शीट में जगह है। ये होगी असेट साइड की रिकॉग्निशन की बात। आपने बैंक का लोन लिया है, लोन रिपे करना पड़ेगा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अमाउंट पता है आपको, 25 लाख का लोन लिया तो 25 लाख, अमाउंट भी सर्टन हो गई, तो ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास हो गया। पास हो गया तो कहां पे लिखोगे आप? बैलेंस शीट में, क्योंकि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास हो चुका है उसका। प्रोविजन में खाली क्या मैंने बताया आपको, बैड डेट होता है, हर साल होता है, एग्जैक्टली कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन होता तो हर साल है। तो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पास हो चुका है, वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ही है, खाली अमाउंट अनसर्टेन है। खाली अमाउंट क्या है? लेकिन फिर भी उन्होंने बोला जो जेन्युइन एस्टिमेट है, ऐसा रफली कुछ भी नहीं चिट्ठी उड़ा के, जेन्युइन जो मैनेजमेंट इवैल्यूएट करेगा पास्ट ट्रेंड वगैरह देख के, वो अमाउंट भले एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन जेन्युइन एस्टिमेट किया जा सकता है। एस्टिमेशन का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का रैंडम नंबर, इस बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स। हाँ वो नंबर निकाल सकता हूं तो आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो प्रोविजन एक्चुअली मेट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, नॉट फेल। फेल होगा तो फिर कहां पे लिखेंगे हम? कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखेंगे ना। तो ये इसका भी आंसर क्या है? फॉल्स है। ये पास होता है। देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटी फेल्स टू मीट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में लिखा नहीं जाता। कंटिंजेंट लायबिलिटी को कहां पे लिखा जाता है? नोट्स टू अकाउंट्स में। A claim that an enterprise is pursuing through legal process where outcome is uncertain is a contingent liability. ये देखो क्या बता रहा है, इंग्लिश थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे केस कंपनी के ऊपर हुआ है कि कंपनी ने किसी के ऊपर केस किया है? ये लाइन मुझे पढ़ के खाली इतना ही बता दो, कंपनी ने केस किया है कि कंपनी के ऊपर केस हुआ है? वर्डिंग देखो ना, अ क्लेम दैट एंटरप्राइज इज परसुइंग। आप कैसे बोलते हो? आई एम परसुइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। आप समझ रहे हो ना, कंपनी ने केस किया है। कंपनी ने केस किया तो हारने के लिए क्या होगा कि जीतने के लिए क्या होगा? तो और उसका आउटकम अभी फिक्स नहीं है। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है कि कंटिंजेंट असेट है? कंटिंजेंट असेट है। अरे नालायक लोगों, आपने केस किया है। आप कब केस करोगे? जब आपको जीतने की उम्मीद होगी तभी तो आप केस करोगे ना। हारने के लिए जाके केस कर दोगे क्या? नहीं। आपको जमीन चाहिए, जमीन के 4 टुकड़े हुए और आप चाहते हो कि नहीं मुझे ये टुकड़ा चाहिए जमीन का, तो आपने केस किया है क्योंकि आपको पता है कि मुझे मिल सकता है। आपके अगेंस्ट फ्रॉड हुआ है तो आपने उसके अगेंस्ट केस किया दूसरी कंपनी के अगेंस्ट, सो दैट यू शुड गेट कॉम्पेंसेशन आउट ऑफ इट। आपने इंश्योरेंस किया था और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया, आपने इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर केस कर दिया है कि मेरा क्लेम रिलीज करो, ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में मुझे मत फंसाओ। तो आपने क्लेम किया हुआ है तो आप जीत सकते हो शायद। तो आपके लिए क्या है? वो कंटिंजेंट असेट है, कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं होता। फॉल्स। A claim that enterprise is pursuing through legal process where outcome is uncertain is contingent asset. It's not a contingent liability. आपने केस किया है ना। सीए कोर्स आपके लिए लायबिलिटी की एसेट है? खाली कंटिंजेंट है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट इट्स नेवर लायबिलिटी, इट कैन नॉट बी द लायबिलिटी। आपका कुछ लॉस नहीं मिला तो आपका लॉस नहीं है।
मिला तो फायदा है, लेकिन ये कोर्स का अगर आपका आउटकम नहीं मिला तो लॉस नहीं है आपका कुछ भी, आपको किसी को कुछ देना नहीं है, कुछ ना कुछ तो ले ही लिया आपने इसमें, ठीक है ना, ऐसा है। When it is probable that the firm will need to pay of obligation that gives rise to the contingent liability. Probable है बता रहा है, probable, probable मतलब more than 50% की चांसेस है, 50% प्लस के चांसेस है। क्या चांसेस है? द फर्म नीड टू पे द ऑब्लिगेशन, फर्म को शायद भरना पड़ेगा, इसके चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबल देन नॉट, मैंने बताया था आपको, चांसेस ज्यादा है। वो बोलता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अच्छा ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है? नहीं, ये क्या है? प्रोविजन है, ठीक है ना। When it is probable that firm will need to pay the obligation, it gives rise to the provision. Present financial obligation of enterprise which arises from past event is termed as contingent liability. देखो फिर से पढ़ रहा, ध्यान दो क्या वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, प्रेजेंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन विच अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट इज टर्म एज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी प्रेजेंट है, ये लाइबिलिटी है, कंटिंजेंट कहां से हो गई? तो इस वर्ड के वजह से ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, ये कंटिंजेंट नहीं है साहब, ये प्रेजेंट लाइबिलिटी, तो ये टर्म एज अ लाइबिलिटी होनी चाहिए, ये देखो, ठीक है, समझा? आपको इजी है आपके लिए। अभी ये लैंग्वेज थोड़ा देखो, शब्द थोड़े नए हैं इस चैप्टर में, लेकिन अल्टीमेटली क्रक्स तो वही है। चलो, ये तो एकदम इजी होता है, एमसीक्यू तो बहुत बढ़िया होता है आप लोगों के लिए, तो जिंदगी आपकी आसान हो जाती है, आप एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, खाली टिक करके आना है। Contingent asset usually arises from unplanned and unexpected event that give rise to, ठीक है ना। Contingent asset की डेफिनेशन बात कर रहा है, a possibility of inflow of economic benefit and possibility of outflow of economic benefit। क्या होने वाला है? असेट की बात कर रहे हो तो क्या होने वाला है आपका? इनफ्लो होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इफ इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल देन कंटिंजेंट एसेट इज डिस्क्लोज। हाँ, ये डिस्क्लोज करना है क्या, पहले मुझे बताओ। आपको लग रहा है कि इनफ्लो होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, इसको डिस्क्लोज करना है, ऐसा बोला है क्या किसी ने? नहीं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश आने के बाद ही आता है, उसका नाम ही है कैश फ्लो, प्रोबेबल नहीं, आ गया, तो ये दोनों में भी नहीं हो सकता। लेकिन एक जगह है मैंने आपको बताई थी जहां पे ये लिखा जा सकता है, कहां पे? डायरेक्टर बता सकते हैं कि हमने किसी कंपनी के ऊपर केस किया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग गुड आउट ऑफ इट, या हमारे ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने पेनाल्टी ठोकी थी, हमने उसके ऊपर अभी उल्टा केस कर दिया, ऐसा कुछ तो आपको लिखना है। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिख सकते, लेकिन डायरेक्टर रिपोर्ट में तुम्हारे मन में जो है वो लिखो, ठीक है ना। In the report of approving authority, that is board of director in case of the company and corresponding authority in case of any other enterprise, तो board of director report में डिस्क्लोज किया जा सकता है। In case of dash, either outflow of resources to settle the obligation is not probable, or the expected amount to be paid to settle the liability cannot be measured with sufficient reliability। देखो क्या है, या तो आपको ये नहीं पता, नॉट प्रोबेबल लिखा है ना, नॉट प्रोबेबल मतलब मोर देन 50% और लेस देन 50%, प्रोबेबल बोला तो मोर देन 50%, नॉट प्रोबेबल बोला तो लेस देन 50%। एक तो उन्होंने वो बोला, एक तो प्रोबेबिलिटी इसकी कम है, दूसरी प्रोबेबिलिटी का तो ठीक है, लेकिन वो उसका एस्टिमेट नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर एस्टिमेट भी नहीं है हमारे पास, एग्जैक्टली कितना होगा वो भी नहीं पता। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या है? ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती आपको, लेकिन आपको क्या पता है, मेजर्ड सफिशिएंटली विद द रिलायबल एस्टिमेट अगर पता है, रिलायबल एस्टिमेट आप बना पा रहे हो, तो आपको क्या बनाना चाहिए था, उसकी प्रोविजन बनानी चाहिए थी, ठीक है ना। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कैसा है? प्रेजेंट लाइबिलिटी है ऑफ अनसर्टेन अमाउंट which can be measured reliably by using the substantial degree of estimate। अब ये क्या? नहीं, ये लाइबिलिटी नहीं है, एस्टिमेट है ना, देखो ना, सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन है। अभी तक इसका प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं, आपको अमाउंट एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन आप एस्टिमेट कर सकते हो। इसका एग्जांपल आरडीडी है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, प्रोविजन फॉर वारंटी है, तो ये सब प्रोविजन हो गया ना। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, हमें एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें एक आइडिया है कि कितना होने वाला है, होने वाला है वो पक्का है। एग्जैक्टली कितना वो नहीं पता, लेकिन हमें पता है इनकम टैक्स के रेट 30% के होते हैं, तो हमने 30% निकाल दिया। वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आएंगे, थोड़ा प्रॉफिट इधर उधर करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन रेट हमारे देश की फिक्स है।
तो इसलिए प्रोविजन किया जा सकता है। हाँ, वो एग्जैक्ट नहीं होता, वो थोड़ा 19-20 होता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोविजन बोलते हैं। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटिंजेंट लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज, नॉट रिकॉग्नाइज, एडजस्टेड, क्या वर्ड होगा, नॉट रिकॉग्नाइज। और डिस्क्लोज होता तो हम लोग क्या करते, किसको टिक करते, डिस्क्लोजर के ऊपर टिक करते, लेकिन वो ऑप्शन में था ही नहीं। थियोरेटिकल डिफरेंस, प्रोविजन वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी वर्सेस कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये पढ़ लो आप, ये तो क्या रीडिंग है आपके लिए खाली। Alright, so I guess this unit is also done. Again, another important unit of your life, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर बेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं कि एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आगे जाके पूरी की पूरी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मतलब समझो एक चैप्टर आपके लाइफ का पूरा, एक आगे जाके सीनियर लेवल पे जाने के बाद एक चैप्टर इन 2-3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड है। प्रोविजन क्या होता है, कंटिंजेंसीज क्या होती है, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क है, और एक्चुअल लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। एक्चुअल असेट क्या होता है वो यहाँ पे चैप्टर में जरा भी नहीं बोला गया, क्योंकि मैंने बोला उसको आपको कहाँ पे पढ़ना है, AS 10 में और AS 26 में। यहाँ पे PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और यहाँ पे इंटेंजिबल असेट, ये दो में एक्चुअली असेट क्या होता है वो लिखा जाता है कि असेट किसको बोलते हैं। वैसे तो आपने 2 लाइन का डेफिनेशन पढ़ के रखा होगा, लेकिन वो 2 लाइन का डेफिनेशन नहीं, पूरी की पूरी स्टैंडर्ड है उसके ऊपर कि ये होगा तो ही इसको आप असेट बोलो, क्योंकि आप अपनी बैलेंस शीट में लिखने वाले हैं। तो अपने बैलेंस शीट में लिखने से पहले जरूरी है ना कि अकाउंटेंट चेक करे कि सारे रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहे कि नहीं हो रहे। चलो आगे चलता हूँ, इसको मुझे कट करना पड़ेगा यहाँ पे।